ट्वेल्थ इतिहास चैप्टर 11 विद्रोही और राज। इसका दूसरा नाम है 1857 की क्रांति या आंदोलन। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। अब विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? विद्रोह की शुरुआत मई 1857 में, जिसको 1857 की क्रांति के नाम से सभी जानते हैं। ठीक, तो विद्रोह की शुरुआत, आरंभ देखिए, पहले बिंदु में आरंभ है। आरंभ देखिए कब हुआ। विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ और जल्द ही दिल्ली तक फैल गया। कहने का मतलब है जो सैन्य छावनी था मेरठ में, वहाँ 10 मई 1857 को क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी और जल्द ही ये कहाँ तक फैल गया, दिल्ली तक फैल गया था। ठीक, अब आरंभ तो समझ लिए। नेतृत्व कौन कर रहे थे? विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीकात्मक नेता घोषित किया। कहने का मतलब है कि जो भी इस विद्रोह में थे, उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना क्या कर दिया, प्रतीक यानी सिंबल के रूप में नेता घोषित कर दिया कि इस विद्रोह के नेता आप हैं। ठीक, अब अगर हम अगले में बात करेंगे कि इसके अन्य प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो जैसे कानपुर से थे, उनका नाम था नाना साहिब। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, सभी जानते हैं उनको, झांसी की रानी। इसके बाद अवध यानी लखनऊ से थे बेगम हजरत महल और बिहार आरा से थे कुंवर सिंह। ठीक है, ये प्रमुख नेता थे 1857 आंदोलन के। ठीक, अगला देखिए कि विद्रोह के प्रमुख कारण। अब मान लीजिए कोई विद्रोह हुआ है तो उसका कुछ न कुछ तो कारण होगा, इसको सब्जेक्टिव में भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछ दे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण की चर्चा करें तो आप दे सकते हैं ये। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप का कारण क्या था। ठीक है, कारण में धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप की बात चल रही है यहाँ पे। देखिए कैसे होगा। सैनिकों के बीच अफवाह थी कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का लेप है। कहने का ही मतलब है कि धार्मिक और सांस्कृतिक कारण में ये हो गया कि सैनिक जो थे वहाँ, जो हम बता रहे थे अभी मेरठ के छावनी में, तो वहाँ के सैनिकों में अफवाह फैला दी गई कि आप जो एनफील्ड राइफल में कारतूस भरते हैं, उस कारतूस को क्या किया जाता था, दांत से उसका जो लेवल है वो हटाया जाता था और फिर जो है राइफल में डाला जाता था। तो ये अफवाह फैला दिया गया कि तुम मुँह से जो कर रहे हो, और वहाँ हिंदू थे वहाँ पे, जब मंगल पांडे की बात आएगी तो समझेंगे। अब क्या हुआ कि तुम जो मुँह से करते हो तो उसमें जो है राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप है, उसी का लेप होता है, चढ़ाया जाता है उसमें। ये अफवाह फैला दिया गया, तो ये कारण बन गया कि सैनिकों में क्या हो गया, दहशत फैल गया कि हम हिंदू हैं और हमारे साथ क्या कर रहा है, गाय और चर्बी का लेप लगा के, और कारतूस को हम लोग जो मुँह से खींचते तो हमारा धर्म नष्ट होता है। ये पहला कारण था। दूसरा था लॉर्ड डलहौजी की नीति। अब ये क्या किए थे, वैपगत का सिद्धांत अपना लिए थे। इसके तहत क्या किए थे कि बहुत सारे रियासत के जो राजा थे, जैसे झांसी की रानी का, सतारा, इस सब को क्या किया, ये लॉर्ड डलहौजी अपना लिया, हड़प लिया सबका। तो ये भी एक क्या हो गया कि जो भी आदमी आपको राजा बन के बैठा था रियासत का, उसको क्या हो गया, उसकी पूरी संपत्ति को हड़प लिया लॉर्ड डलहौजी ने अपना नीति अपनाकर। वैपगत नीति इसको बोला जाता है, यानी वैपगत का सिद्धांत बोला जाता है। अब इससे राजा भी खफा हो गए, पहले तो सैनिक खफा हो गए क्योंकि उनको सुअर और गाय की चर्बी का लेप लगा के और कारतूस दिया जाता था एनफील्ड राइफल में भरने के लिए, तो वो मुंह से खींचते थे तो धर्म नष्ट होता था। दूसरा, राजा, रियासत के राजा क्या हो गए, खफा हो गए कि उनकी जितनी भी मान लीजिए संपत्ति थी उसको क्या कर रहे थे, ये अंग्रेजों के लॉर्ड डलहौजी ये नीति अपनाकर उनको हड़प रहे थे कि आप इतना संपत्ति नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगला कारण ये था कि अवध का अधिग्रहण 1856 की बात है। अवध, जिसको लखनऊ बताया गया है यहाँ पे, आप देखेंगे उसको। अवध का क्या हो गया अधिग्रहण में कि डलहौजी क्या किए थे, कुशासन का आरोप लगाकर अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यानी अवध को क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। किसका, कुशासन, यानी राजा पे ये लगाया कि आप शासन अच्छा से नहीं चला रहे, आपका शासन अच्छा नहीं, आप कुशासन है, कुशासन चला रहे हैं।
यानी शासन के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसलिए उस पे आरोप लगा दिया गया डलहौजी के द्वारा और क्या कर लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में अपने में उस सारे राजा के संपत्ति को मिला लिया गया, जिससे क्या हुआ कि सिपाहियों और तालुकदारों में भारी असंतोष पैदा हो गया। यानी वहाँ के जो सिपाही थे और तालुकदारों जो उससे मान लीजिए उस साम्राज्य से मतलब रखते थे या उस साम्राज्य में काम करते थे, उनमें क्या हो गया, असंतोष पैदा हो गया, वो गुस्सा हो गए। ये भी एक कारण बना था 1857 के क्रांति का, ठीक है। अब आर्थिक कारण में अगर बात करेंगे तो क्या किया, अंग्रेजों ने अत्यधिक लगान और साहूकारों को बढ़ता कर्ज, यानी कि बहुत लगान लगा दिया, खेती कृषि से लेकर के जितने भी चीज़ थे सब पे लगान लगा दिया, इतना ज़्यादा टैक्स जिसको बोलते हैं अपने लोग अभी, इतना टैक्स लगा दिया कि लोग परेशान होने लगे। साथ ही साथ साहूकारों का बढ़ता कर्ज, यानी आम जनता पर क्या हो रहा था, जो भी कर्जा देने वाले लोग थे उनका कर्जा बढ़ता जा रहा था, लोग परेशान थे, तो आर्थिक कारण में ये भी हो सकता था, ठीक है। अब देखिए इसका अगर आप 1857 की क्रांति का मूल रूप से अगर स्वरूप समझेंगे ना, तो इसमें सारे कारण थे। आप लोगों को अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप सारा कारण लिखेंगे, तात्कालिक कारण भी था उसका, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सिपाही जो खफा हो गए कि हमारे इस बंदूक की गोली, यानी जिसको आप लोग कहते हैं, उसमें जो है गाय और सुअर का चर्बी है, ये तो तात्कालिक कारण था। लेकिन ये कारण पहले से ही आता जा रहा था, जैसे राजाओं का संपत्ति हड़प रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, लगान ज़्यादा लगा रहा था, तो सामाजिक कारण में समाज खफा हो रहे थे, धार्मिक कारण में सिपाही खफा हो रहे थे, राजनीतिक कारण में जितने भी राजनीतिकार थे उन पे पाबंद लगाया जा रहा था, आर्थिक कारण में आप देख सकते हैं कि अत्यधिक कर्जा हो रहा था आम लोगों पे। तो ये सारा कारण था, एक समझिएगा तो ये बहुत दिनों से लोग खफा थे ईस्ट इंडिया अंग्रेजों के शासन से। लेकिन तत्कालिक कारण बन गया आपको मेरठ के छावनी से कि आपके बंदूक के, यानी राइफल में जो आप राइफल बंदूक में जो आप डाल रहे हैं गोलियां, उसमें जो है गाय और सुअर का चर्बी मिलाया गया है। तो ये वहाँ से बूम कर गया ये आंदोलन, ठीक है, और ये धीरे धीरे दिल्ली तक पहुँच गया। तो ये सब कारण था इसका। आप क्या करेंगे, अगर कुछ भी ना याद रहे तो आप ये कर सकते हैं, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है। इसके बाद आप दे देंगे जितना भी कारण होता है, ये 4-5 कारण आप हिस्ट्री में लिखेंगे और आपको तथ्य पता होना चाहिए कि क्या लिखना है उसमें। जैसे सामाजिक कारण हम बताए हैं, तात्कालिक कारण दे सकते हैं, धार्मिक कारण दे सकते हैं, इसके बाद आर्थिक कारण दे सकते हैं, ठीक है, इसके बाद सांस्कृतिक कारण दे सकते हैं। तो बहुत सारा कारण था, ठीक है। अवध का तो इतना समझ गए होंगे, और कुछ भी ना याद रहे तो ये कारण लिख के और उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, विद्रोह का स्वरूप और संचार। कहने का संचार मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरे जगह ये विद्रोह फैला कैसे और इसका स्वरूप कैसा था, इसका रूप कैसा था। तो देखिए, विद्रोहियों ने संदेश पहुँचाने के लिए चपाती और कमल के फूल जैसे प्रतीकों का क्या किया था, उपयोग। कहने का ही मतलब था कि इन लोग, चपाती मतलब रोटी और कमल के फूल, ये जो है विद्रोही क्या किए थे, ये एक जगह से दूसरे जगह इन्हीं के माध्यमों से क्या करते थे, संदेश पहुंचाते थे। यानी कि रोटी दे देते थे और एक कमल के फूल दे देते थे, इससे लोग समझ जाते थे कि विद्रोह अब यहाँ तक आने वाला है। अब विद्रोह, वहाँ के लोग समझ जाते थे कि ये 1857 का आंदोलन यहाँ आ गया है, मेरे पास भी आंदोलन शुरू करना है, ठीक है। अब विद्रोह में सैनिकों और आम जनता क्या करते थे, जिसमें आम जनता में किसान थे, दस्तकार थे, जमींदार थे, की भागीदारी थी। विद्रोह में ऐसा नहीं था केवल सैनिक थे, सभी लोग थे, राजाओं का भी था, कुछ बिजनेसमैन का भी था, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ मिला के विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक। इसमें किसान, दस्तकार, जमींदार सभी लोग शामिल थे और जन विद्रोह कहा जा सकता है। यानी ये ऐसा नहीं था कि केवल सिपाहियों का विद्रोह था 1857 की क्रांति, ये जो है पूरे भारत में जितने भी जन है उस जन का विद्रोह था, ठीक है। इसलिए इनको जन विद्रोह, यानी 1857 को जन विद्रोह कहा जा सकता है, कहते नहीं है लेकिन कहा जा सकता है कि सारे जन का विद्रोह था, ठीक है। और संदेश किस तरह पहुंचाते थे विद्रोही एक जगह से दूसरे जगह, वो चपाती और कमल के फूल से, ठीक है। अगला आइए, फिरंगी राज का अंत और एकता की कोशिश। कहने का मतलब फिरंगी अंग्रेजों को बोलते थे। तो ये जो 1857 का आंदोलन हुआ, इसमें ये लोगों का मेन मकसद था कि जितने भी अंग्रेज है उसका हम राज का अंत करेंगे और एकता की कोशिश करेंगे, हम भारत के सभी लोग एक हो जाएंगे। इसमें पहला बिंदु देखिए, विद्रोहियों ने अपनी घोषणाओं, यानी विद्रोही जब विद्रोह चलता है तो कुछ ना कुछ घोषणा होती रहती है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं लोग कि हमको ये करना है, ये करना है।
अपनी घोषणाओं जैसे कि आजमगढ़ घोषणा किए थे में हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया था। याद रखिएगा आजमगढ़ घोषणा में जब 1857 का विद्रोह चल रहा था, तो आजमगढ़ घोषणा में हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया गया था? जोर दिया गया था, ठीक? इसके बाद सेकंड बिंदु में आप देखेंगे कि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित फिरंगी राज को खत्म करने, पुराने सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को बहाल करने का प्रयास किया। यानी 1857 की क्रांति में लोग खफा थे। किससे? अंग्रेजों से। तो अब ये कह रहे थे कि आप हिंदू मुस्लिम एक होइए, साथ ही साथ इस अंग्रेजों का हमें अंत करना है और हमारी जो भारत की पुरानी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ढाँचा है, उसको बहाल करना है। तो अच्छी कोशिश किया जा रहा था उस समय। अब ये आगे आप जानेंगे कैसे विफल हो गया ये 1857 की क्रांति, ठीक है? अब 5वां देखिएगा दमन और अंग्रेजों की प्रतिक्रिया। आप देखिए अभी बता रहे थे आपको जब विद्रोह बहुत हाई लेवल पे चला गया, इसमें कुछ राजाओं का भी दोष था, समझे ना? कुछ चीज़ें 1857 की क्रांति में लीक हो रहा था, यानी लोग क्या बोलते हैं कि जिसको समझे कि ये आदमी 1857 की क्रांति में भाग ले रहे हैं और ये हमारे अपने आदमी हैं, वही क्या कर रहे थे, कुछ गुप्त सूचना जो है अंग्रेजों को बता देते थे, ठीक है? इसके चलते ये थोड़ा था क्या हो गया, ये 1857 विफल हो गया था। अब इसमें क्या हुआ, अंग्रेज जो दमन और वो प्रतिक्रिया क्या किए, दमन मतलब होता है किसी को मिटाने की कोशिश करना, ठीक है? तो उसके में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, विद्रोह को कुचलने के लिए, कहने का मतलब जो आंदोलन चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया। एक लॉ होता था उस समय अंग्रेजों का, मार्शल लॉ। और दिल्ली पर क्या किया, दोबारा कब्जा करने के लिए भारी सैन्य बल का उपयोग किया। कहने का मतलब है दिल्ली तक फैली हुई थी ये आंदोलन, तो वहाँ कब्जा करने के लिए इतना सेना भेज दिया गया और उसका क्या किया गया, बल प्रयोग किया गया, ज़बरदस्ती किया गया विद्रोहियों के साथ, ठीक? अब विद्रोहियों को सार्वजनिक रूप से फांसी देने लगा और गाँव को जलाया गया ताकि जनता क्या हो जाए, भय पैदा, डर पैदा हो जाए जनता में। अब ये अंग्रेज देखा कि जब क्रांति बहुत ज़्यादा फैल रही है पूरे भारत में, तो इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, साथ ही साथ दिल्ली पर कब्जा करने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करने लगा और विद्रोहियों को सार्वजनिक फांसी, सार्वजनिक मतलब एकदम सार्वजनिक स्थल पे फांसी दे देता था। इससे क्या, इसलिए देता था क्योंकि आदमी को डर पैदा हो जाए कि हमको फांसी दे दिया जाएगा, कमज़ोर करने के लिए आंदोलन को, और गाँवों को जलाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है? अब इसके बाद है विद्रोह के चित्र और व्याख्यान। कहने का ये मतलब है कि ब्रिटिश दृष्टिकोण में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश चित्रों में जो है अंग्रेजों को रक्षक बताया गया इसमें, और विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर दिखाया गया है। तो ये याद रखिएगा, ब्रिटिश दृष्टिकोण से अगर सोचेंगे 1857 की क्रांति, तो ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिश सरकार क्या कह रहे थे कि हमारे जो अंग्रेज हैं वो रक्षक हैं, आदमियों की रक्षा करते हैं, लेकिन जो 1857 के विद्रोह में शामिल है वो हिंसा कर रहे हैं और बर्बर दिखाया गया है। किसमें? ब्रिटिश दृष्टिकोण में। लेकिन अगर आप भारतीय दृष्टिकोण की बात करेंगे तो भारतीय दृष्टिकोण में राष्ट्रवादी इतिहास में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया। यानी इस प्रकार का आंदोलन कभी हुआ नहीं था जब से अंग्रेजों का शासन था। तो इसका मतलब है कि भारतीय दृष्टिकोण में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया कि स्वतंत्र होने के लिए जब पहला आंदोलन होना चाहिए वो पहला 1857 की क्रांति ही था माना। और रानी लक्ष्मीबाई जैसी हस्तियों को क्या किया गया था, शौर्य की प्रतिमूर्ति के रूप में पेश किया गया था। यानी रानी लक्ष्मीबाई को एकदम शौर्य, एकदम शक्तिशाली दिखाया गया था, हस्ती, बहुत बड़ी हस्ती के रूप में भारत दृष्टिकोण में दिखाया गया। तो स्वाभाविक तौर पे जब ब्रिटिश से आए लोग हैं तो वो तो आपको विद्रोहियों को कहेंगे कि हिंसक था, लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छा था कि स्वतंत्रता संग्राम की यहीं से शुरुआत हो गई और इसी आप 1857 नींव डाल दिया था। और धीरे धीरे जाके आप जब पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा। इसमें तो अब जितना है आपके सिलेबस में उसके अनुसार है। अभी 1857 की क्रांति एक प्रमुख चैप्टर के रूप में माना जाता है। जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी तैयारी करेंगे तो इसमें ब्रॉडली पढ़ेंगे आप सारी चीज़ों को। अगर बीपीएससी लेवल का तैयारी करेंगे तो और भी ब्रॉड से पढ़ा जाता है, एकदम व्याख्यान की तरह पढ़ाया जाता है। लेकिन आप लोग इंटरमीडिएट में इतना कम से कम जान लीजिए, ठीक है। तो ब्रिटिश दृष्टिकोण से 1857 क्रांति को खराब दिखाया गया, क्लियर समझिए। और भारतीय दृष्टिकोण से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया इसको, और रानी लक्ष्मीबाई को शौर्य की प्रतिमूर्ति के रूप में पेश किया गया। ठीक, यही था आपका 1857 की क्रांति। ठीक है, जब क्लासेस में पढ़ाएंगे तो थोड़ा अच्छा क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा व्याख्या करके पढ़ाते हैं, लेकिन इतना आप कम से कम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त हो जाता है आपका चैप्टर 11 विद्रोही और राज, यानी 1857 की क्रांति। थैंक यू।